आमतौर पर ना जब ब्रांड लॉयल्टी या विश्वास की बात आती है तो एक बड़ा लॉजिक दिया जाता है, एक बड़ा सीधा सा हिसाब किताब होता है। हाँ बिल्कुल, एक तर्क संगत अप्रोच। वही तो, यानी इंसान एक गाड़ी खरीदता है क्योंकि उसकी माइलेज अच्छी है, या एक नया फोन लेता है क्योंकि उसमें नए फीचर्स हैं और कीमत कम है। हर चीज ना एक तर्क संगत आधार पर टिकी होती है। एकदम सही कहा, क्योंकि देखिए इंसानी दिमाग हमेशा फायदे और नुकसान का विश्लेषण करता है। हमारी आदत होती है चीजों को मापने की, उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में रखने की और उसके बाद एक निष्कर्ष पर पहुंचने की कि कौन सा सौदा सबसे बेहतर है। लेकिन इस सारा हिसाब किताब ना तब बिल्कुल धराशायी हो जाता है जब हम देखते हैं कि लोग अपने शरीर पर हार्ली डेविडसन का बड़ा सा टैटू बनवा रहे हैं। ओह वाह, हाँ वो सच में एक अलग ही लेवल की लॉयल्टी है ना? या फिर नया एप्पल फोन लेने के लिए लोग बारिश में लगातार 12 घंटे लाइन में खड़े हैं, जबकि मार्केट में डेल या एचपी के सस्ते और शायद बेहतर स्पेसिफिकेशंस वाले ऑप्शंस पहले से मौजूद हैं। बिल्कुल, और वहां पर ये तर्क संगत विश्लेषण फेल हो जाता है। वही तो आज सुबह मैं साइमन सिनेक की मशहूर किताब स्टार्ट विद व्हाई और उसके कुछ रिसर्च नोट्स पढ़ रही थी, और इसने ना मेरा ब्रांड लॉयल्टी और लीडरशिप को देखने का नजरिया बिल्कुल बदल दिया। आज की इस गहरी चर्चा में हमारा मिशन यही है, हम इस किताब और इन नोट्स को बारीकी से समझेंगे ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर क्यों कुछ चुने हुए लीडर्स और ऑर्गेनाइजेशंस लोगों को इतना प्रेरित कर पाते हैं, जबकि बाकी सब सिर्फ हेरफेर या मैनिपुलेशन का सहारा लेते रह जाते हैं। एग्जैक्टली। और इस विषय को समझने के लिए ना सबसे पहले उस पारंपरागत तरीके को देखना होगा जो आजकल ज्यादातर कंपनी अपना रही हैं। सही बात है, इंसानी व्यवहार को प्रभावित करने के मूल रूप से सिर्फ दो ही तरीके हैं, या तो हेरफेर जिसे हम मैनिपुलेशन कहते हैं, या फिर प्रेरणा यानी इंस्पिरेशन। आज के दौर में देखा जाए तो मैनिपुलेशन एक आम हथियार बन गया है। किस तरह का मैनिपुलेशन? जैसे कीमत कम करना, भारी डिस्काउंट्स देना, डर का इस्तेमाल करना, या दोस्तों का दबाव जिसे पीयर प्रेशर कहते हैं। ये सब मैनिपुलेशन के अलग अलग रूप हैं। डर वाला पहलू तो बहुत ही आम है। मुझे ना 1980 के दशक का वो मशहूर एंटी ड्रग विज्ञापन याद आता है। हाँ, वो अंडे वाला ऐड। हाँ वही, जिसमें एक अंडे को गर्म तेल में डालकर कहा जाता था ड्रग्स लेने पर आपके दिमाग का ये हाल होता है। ये सीधा सीधा डर का इस्तेमाल था। या फिर डिस्काउंट और कैशबैक की बात करें तो जनरल मोटर्स का किस्सा बड़ा दिलचस्प है इस नोट्स में। जीएम का किस्सा तो एक क्लासिक केस स्टडी है। उन्होंने अपनी गाड़ियां बेचने के लिए कैशबैक प्रमोशंस को इतना ज्यादा इस्तेमाल किया कि एक वक्त आने पर ग्राहक प्रैक्टिकली कैशबैक जंकी बन गए। और उस जीएम वाले उदाहरण की गहराई में जाए ना तो समझ आता है कि मैनिपुलेशन लंबे समय में कितनी खतरनाक हो सकती है। जीएम ने शुरू में सेल्स बढ़ाने के लिए कैशबैक दिया, पर धीरे धीरे ग्राहकों को लत लग गई। मतलब उन्होंने बिना कैशबैक के गाड़ी लेना बंद कर दिया। एकदम, उन्होंने गाड़ियां तब तक खरीदना बंद कर दिया जब तक अगला कैशबैक ऑफर नहीं आता। इसका नतीजा ये हुआ कि जीएम का प्रॉफिट मार्जिन पूरी तरह से खत्म हो गया। उन्होंने अपने ही प्रोडक्ट को एक कमोडिटी बना दिया। बाप रे। जब उन्होंने कैशबैक देना बंद किया तो सेल्स एकदम से गिर गई। ये साफ दर्शाता है कि कीमत पर आधारित हेर-फेर सिर्फ एक लत है, वफादारी नहीं। और नॉवेल्टी यानी नएपन के साथ भी यही होता है ना? मुझे मोटोरोला राजर याद आ रहा है। अरे हाँ, आरजे यार, वो अपने टाइम का सबसे बड़ा क्रेज था। जब वो फोन आया था तो एक बहुत बड़ी नॉवेल्टी था। उसका फ्लिप डिजाइन और पतला आकार सबको पसंद आया था, लेकिन वो एक सच्ची क्रांति या ट्रू इनोवेशन नहीं था, क्योंकि उसने हमारे फोन इस्तेमाल करने के तरीके को नहीं बदला। उसने बस उसकी शक्ल बदल दी थी। एग्जैक्टली। और कुछ ही सालों में जब कॉम्पिटिटर्स ने वैसे ही डिजाइन निकाल लिए तो आरजे की छवि बिल्कुल फीकी पड़ गई। यही वजह है कि नॉवेल्टी और सच्चे इनोवेशन में फर्क करना बहुत जरूरी है। नॉवेल्टी ध्यान खींचने के लिए अच्छी होती है, पर इसका असर जल्दी खत्म हो जाता है। एक और उदाहरण कोलगेट का है। कोलगेट ने क्या किया था? ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए उन्होंने 32 अलग अलग तरह के टूथपेस्ट मार्केट में निकाल दिए। वेट, 32? ये तो बहुत ज्यादा है। बढ़ाया। इसे हम डिसीजन फटीग कहते हैं। मतलब सुपरमार्केट में खड़े होकर इंसान यही सोचता रह जाता है कि कौन सा खरीदूं। बिल्कुल, ये सभी हेराफेरी की स्ट्रैटेजीज हैं जो बाहर से काम करती दिखती हैं पर अंदर से खोखली होती हैं। इन सभी उदाहरणों को देखकर एक चीज समझ आती है, ये हेराफेरी की स्ट्रैटेजीज बिल्कुल एक शुगर रश की तरह हैं। शुगर रश? वो कैसे?
जैसे जब कोई मीठा खाता है तो अचानक से बहुत सारी एनर्जी मिलती है, लेकिन थोड़ी ही देर में वो एनर्जी गायब हो जाती है और थकान महसूस होने लगती है। कम समय के लिए ये टैक्टिक्स बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं, लेकिन लंबी अवधि में ये पूरे सिस्टम को, चाहे वो कंपनी हो या ग्राहकों का विश्वास, पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। सही बात है। और इन सभी तरीकों में एक समानता है, ये सिर्फ एक बार के लेन देन यानी ट्रांजैक्शन के लिए असरदार है। अगर किसी को अपना गिरा हुआ बटुआ वापस चाहिए तो इनाम की घोषणा करना एक सही मैनिपुलेशन है। हाँ, वहाँ लॉयल्टी थोड़ी ना चाहिए। वही ना। लेकिन जब किसी ब्रांड को, किसी नेता को या किसी संस्था को लंबे समय तक लोगों को अपने साथ जोड़े रखना होता है, तब ये सारे तरीके नाकाम हो जाते हैं। वफादारी या लॉयल्टी का असली मतलब ही यही है कि एक ग्राहक एक बेहतर विकल्प या सस्ती कीमत को ठुकरा कर भी उसी ब्रांड के साथ खड़ा रहे। यही वो पॉइंट है जहाँ दिमाग घूम जाता है। अगर हेर फेर से लॉयल्टी नहीं मिलती और तर्क संगत हिसाब किताब हमेशा काम नहीं करता, तो आखिर वो कौन सा जादू है जो लंबे समय तक लोगों को जोड़े रखता है? किताब में इसका जवाब द गोल्डन सर्कल और हमारे दिमाग की बायोलॉजी के जरिए समझाया गया है। ये कॉन्सेप्ट सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा है। गोल्डन सर्कल के 3 हिस्से बताए गए हैं, व्हाट, हाउ और व्हाई। सबसे बाहरी हिस्से में व्हाट होता है, मतलब कि कंपनी क्या करती है। हाँ, हर कंपनी, हर संस्था को पता होता है कि वो क्या करते हैं, उनका प्रोडक्ट क्या है या उनकी सर्विस क्या है। उसके अंदर वाले सर्कल में हाउ आता है। कुछ लोगों को ये भी पता होता है कि वो अपना काम कैसे करते हैं, यानी उनकी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या है। और सबसे अंदर वाला सर्कल, सबसे केंद्र में सबसे छोटा सर्कल वाई का होता है। और सच्चाई ये है कि बहुत कम लोगों को असल में पता होता है कि वो जो काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उनका मकसद क्या है, उनका विश्वास क्या है। ज्यादातर कंपनियां अपना संदेश बाहर से अंदर की तरफ देती हैं, यानी व्हाट से वाई की तरफ। बिल्कुल, वो बताती हैं कि उनका प्रोडक्ट क्या है और वो कैसे बेहतर है। पर महान लीडर्स हमेशा अंदर से बाहर की तरफ बात करते हैं। वो अपने वाई से शुरुआत करते हैं। मुझे एक बात पर यहाँ थोड़ी उलझन हो रही थी जब मैं नोट्स पढ़ रही थी। मार्केटिंग और लीडरशिप को हम हमेशा साइकोलॉजी या मनोविज्ञान से जोड़कर देखते हैं, लेकिन इस रिसर्च में इसका सीधा कनेक्शन दिमाग की फिजिकल बायोलॉजी से बताया गया है। एक एब्स्ट्रैक्ट बिजनेस कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग की बायोलॉजी से कैसे जुड़ा हो सकता है? ये बिल्कुल अजीब नहीं है, बल्कि यही सबसे बड़ा खुलासा है इस किताब का। हमारा दिमाग बिल्कुल द गोल्डन सर्कल की तरह ही डिजाइन किया गया है। दिमाग का सबसे बाहरी और नया हिस्सा, जिसे नियोकॉर्टेक्स कहते हैं, वो हमारे द गोल्डन सर्कल के व्हाट वाले हिस्से से मेल खाता है। अच्छा, तो नियोकॉर्टेक्स क्या करता है? नियोकॉर्टेक्स तर्कसंगत विचार, फैक्ट्स, आंकड़े और भाषा को समझने का काम करता है। लेकिन दिमाग के बीचों बीच जो पुराना हिस्सा होता है, जिसे लिम्बिक ब्रेन या लिम्बिक सिस्टम कहते हैं, वो हाउ और वाई को कंट्रोल करता है। ये हिस्सा हमारी सारी भावनाओं, विश्वास, लॉयल्टी और फैसला लेने की क्षमता को संचालित करता है। वाव! और इसमें सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि लिम्बिक ब्रेन के पास भाषा की, यानी बोलने या शब्द समझने की क्षमता नहीं होती। तो ये वजह है कि जब हम कोई बड़ा फैसला लेते हैं और किसी को ठीक से समझा नहीं पाते कि हमने ऐसा क्यों किया, तो हम बस इतना कह देते हैं कि हमें गट फीलिंग आ रही है। एकदम सटीक विश्लेषण। क्योंकि जो हिस्सा फैसला ले रहा है उसके पास शब्द नहीं है, और जिस हिस्से के पास शब्द हैं वो फैसला नहीं ले रहा। वही तो। इसको एप्पल के उदाहरण से समझते हैं। जब एप्पल ने अपना आईपॉड लॉन्च किया था, उस वक्त मार्केट में क्रिएटिव नाम की एक और कंपनी थी जिसने अपना MP3 प्लेयर बनाया था। क्रिएटिव एक बहुत ही काबिल टेक कंपनी थी। हाँ। और उनकी मार्केटिंग कैसी थी? उन्होंने अपना मार्केटिंग संदेश कुछ इस तरह दिया: हमारा नया MP3 प्लेयर 5 GB स्टोरेज के साथ आता है। ये सीधा दिमाग के नियोकॉर्टेक्स यानी व्हाट वाले हिस्से से बात कर रहा था। इसने फैक्ट्स तो बताए, लेकिन कोई विश्वास पैदा नहीं किया। जबकि एप्पल ने कुछ अलग ही किया। दूसरी तरफ एप्पल ने अपने टेक्निकल फैक्ट्स को पीछे रखा और सीधा वाई से शुरुआत की। उन्होंने कहा, आपकी जेब में 1000 गाने। ओह वाओ! इसने तो सीधा इमोशन को हिट किया। बिल्कुल, इसने सीधा लोगों के लिम्बिक ब्रेन पर असर किया। इसने एक ऐसी आजादी और अनुभव की तस्वीर पेश की जिस पर लोग विश्वास कर सकें। जब डेल ने MP3 प्लेयर बनाने की कोशिश की तो उनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी और कम कीमत थी, लेकिन लोगों ने उसे नकार दिया। क्यों? डेल तो इतनी बड़ी कंपनी है। क्योंकि डेल का वाई हमेशा से पर्सनल कंप्यूटर्स के बारे में था। उनका MP3 प्लेयर बनाना लोगों के लिम्बिक ब्रेन को एक अजीब सा, असंतुलित सा संदेश दे रहा था। लोगों को लगा कि ये ठीक नहीं बैठ रहा। इसे ना आम जिंदगी के उदाहरण से समझते हैं जो नोट्स में था। सोचिए, ब्रैड नाम का एक व्यक्ति अपनी पहली डेट पर गया है।
वो डिनर टेबल पर बैठकर अपनी डेट से बस यही बात करता है कि उसके पास कितनी बड़ी कार है, वो किस मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है और उसका बैंक बैलेंस कितना है। ये सारे उसके व्हाट। हाँ, नियोकॉर्टेक्स के हिसाब से ये एक अच्छा सौदा है, पर क्या उसे दूसरी डेट मिलेगी? संभावना बहुत कम है। लेकिन अगर वो ब्रैड अपने जुनून, अपने सपनों और दुनिया को देखने के अपने नजरिए यानी अपने वाई के बारे में बात करे, तो सामने वाले के साथ एक गहरा कनेक्शन बनने का चांस बहुत ज्यादा होता है। सही बात है, इमोशन पहले आता है। पर एक सवाल अभी भी दिमाग में घूम रहा है, क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि फैक्ट्स, फीचर्स और आंकड़े बिल्कुल भी मायने नहीं रखते? क्या सिर्फ जुनून ही काफी है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फैक्ट्स और आंकड़े यानी व्हाट बहुत मायने रखते हैं, लेकिन उनका काम फैसला लेना नहीं होता। तो उनका काम क्या होता है? एक बार जब लिम्बिक ब्रेन अपनी गट फीलिंग और विश्वास के आधार पर किसी चीज को चुन लेता है, तब दिमाग का नियोकॉर्टेक्स उस फैसले को सही ठहराने यानी रैशनलाइज करने के लिए उसके फैक्ट्स और आंकड़ों का इस्तेमाल करता है। लोग आप क्या करते हैं ये नहीं खरीदते, बल्कि आप वो क्यों करते हैं ये खरीदते हैं। मतलब हम पहले इमोशन से डिसाइड करते हैं, फिर लॉजिक से खुद को समझाते हैं कि हमने सही किया। एकदम। जब कोई मैक कंप्यूटर खरीदता है तो वो विंडोज पीसी के मुकाबले उसकी महंगी कीमत को उसके डिजाइन और इंटरफेस के फैक्ट्स बताकर सही साबित करता है। ये बात वहाँ पर आकर अटक जाती है जहाँ किसी को अपना वाई पता तो चल जाता है, पर उसके आगे क्या करना है ये समझ नहीं आता। सिर्फ एक अच्छी सी टैगलाइन लिख देने से या ऑफिस की दीवार पर RY का पोस्टर चिपका देने से तो लॉयल्टी नहीं बनेगी ना। इस एब्स्ट्रैक्ट सी गट फीलिंग को ठोस परिणामों में बदलने के लिए कुछ ठोस कदम होने चाहिए। इसके लिए 3 कदमों का संतुलन बहुत जरूरी है। पहला है वाई की स्पष्टता यानी क्लैरिटी। एक लीडर या कंपनी को बिल्कुल साफ पता होना चाहिए कि उनका मकसद क्या है। और दूसरा है हाउ का अनुशासन यानी डिसिप्लिन। ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपके सिद्धांत सिर्फ दीवार पे लिखे हुए नाउन्स या संज्ञा नहीं होने चाहिए। सिर्फ ईमानदारी या नवाचार लिखना काफी नहीं है। उन्हें एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए। हाँ, उन्हें वर्ब्स यानी क्रिया होना चाहिए। हमेशा सही काम करें या हर समस्या का नया हल ढूंढें। इससे लोगों को साफ पता चलता है कि उन्हें रोज की जिंदगी में कैसा व्यवहार करना है। और तीसरा है व्हाट की निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी। जो हम करते हैं वो दिखना चाहिए। बिल्कुल, आप जो भी बनाते हैं, जो भी बोलते हैं और जो भी बिहेव करते हैं, वो आपके वाई का सीधा प्रमाण होना चाहिए। जब वाई, हाउ और व्हाट पूरी तरह से एक ही दिशा में होते हैं, तभी ऑथेंटिसिटी यानी प्रामाणिकता पैदा होती है। इस ऑथेंटिसिटी को समझने के लिए ना साउथ वेस्ट एयरलाइंस का किस्सा बहुत सटीक है इस किताब में। ओह हाँ, साउथ वेस्ट का कल्चर तो इंडस्ट्री में मिसाल है। 1970s के दशक में जब उन्होंने शुरुआत की थी, तो वो सिर्फ एक सस्ती हवाई यात्रा देने वाली कंपनी नहीं थे। उनका वाई था खुद को आम आदमी का चैंपियन मानना। ये उनका विश्वास था। और उन्होंने इस विश्वास को अमल में कैसे लाया? इस विश्वास को पूरा करने के लिए उनका हाउ था फ्लाइट्स को मजेदार, सरल और किफायती बनाना, और उनका व्हाट था उनके फैसले। उन्होंने उस वक्त चीयरलीडर्स को नौकरी पर रखा, फ्लाइट अटेंडेंट्स की जगह। फ्लाइट अनाउंसमेंट्स को मजाकिया बनाया और टिकट बुकिंग का प्रोसेस बिल्कुल आसान कर दिया। उनके हर कदम में उनका वाई झलकता था। और इसका प्रभाव तब और ज्यादा समझ आता है जब दूसरी कंपनियां इसकी नकल करने आती हैं। कैसे? जब यूनाइटेड और डेल्टा जैसी बड़ी एयरलाइंस ने साउथ वेस्ट की बेहिसाब सफलता देखी, तो उन्होंने अपना वही तर्कसंगत विश्लेषण किया। उन्होंने सोचे कि साउथ वेस्ट इसीलिए सफल है क्योंकि उनके प्लेन सस्ते हैं और रंग बिरंगे हैं। इसीलिए डेल्टा ने सॉन्ग और यूनाइटेड ने टेड नाम की अपनी सस्ती एयरलाइंस शुरू की। ओह, कॉपीकैट्स। हाँ, उन्होंने साउथ वेस्ट के व्हाट और हाउ की पूरी तरह से नकल की। उन्होंने भी प्लेन्स को ब्राइट कलर्स में पेंट किया, सस्ती टिकट्स दी, लेकिन वो बुरी तरह से फेल हो गए और कुछ ही सालों में बंद हो गए। क्यों? उनके पास तो रिसोर्सेज ज्यादा थे। क्योंकि उनके पास साउथ वेस्ट जैसा कोई स्पष्ट वाई नहीं था। उनके कर्मचारियों को आम आदमी का चैंपियन बनने जैसा कोई जुनून नहीं था। वो बस एक सस्ती एयरलाइन चला रहे थे। लेकिन एक मिनट, यहाँ थोड़ा स्किप्टिकल होने का मन कर रहा है। बोलिए। क्या एक चतुर और पैसे वाली कंपनी एक झूठा वाय नहीं गढ़ सकती? सिर्फ अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए एक PR एजेंसी को हायर करके कुछ भी बनावटी पर्पस बनवा लें और उसके जरिए लोगों को प्रेरित करने का नाटक करें? ये सवाल बहुत लाजमी है, लेकिन यहाँ पर बायोलॉजी झूठ को पकड़ लेती है। बायोलॉजी कैसे? एक झूठा वाय कभी लंबे समय तक नहीं टिकता, क्योंकि आपका व्हाट यानी आपकी HR नीतियाँ, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी, जब कस्टमर कॉल सेंटर पर फोन करे
तब उसके साथ कैसा व्यवहार होता है, ये सब बातें आपके असली मकसद को उजागर कर देती हैं। मतलब करनी और कथनी का फर्क दिख जाता है। एकदम। अगर किसी कंपनी के अंदर का कल्चर जहरीला है और वो बाहर से दुनिया को सुधारने का संदेश दे रहे हैं, तो वो संतुलन बिगड़ जाता है। दिमाग का लिम्बिक सिस्टम इस असंतुलन और बनावट को तुरंत महसूस कर लेता है। लोग समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, और वहीं पर ट्रस्ट यानी विश्वास पूरी तरह टूट जाता है। ये विश्वास यानी ट्रस्ट इस पूरे इक्वेशन का सबसे बड़ा परिणाम लग रहा है। जब सच्ची ऑथेंटिसिटी होती है तो वो विश्वास को जन्म देती है, और जहाँ विश्वास होता है वहाँ लोग एक समूह का हिस्सा बनना चाहते हैं। बिल्कुल, इंसान की फितरत ही यही है। इस डीप डाइव के नोट्स में डॉक्टर सूस की एक बहुत प्यारी बच्चों की कहानी का जिक्र है, स्नीचेस के बारे में। हाँ, वो स्टार वाले पक्षी की कहानी। वहीं इस कहानी में दो तरह के पक्षी होते हैं। कुछ के पेट पर स्टार बने होते हैं और कुछ के नहीं। जिनके पेट पर स्टार नहीं होते वो उस स्टार वाले ग्रुप में शामिल होने के लिए अपना सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाते हैं। ये कहानी दरअसल इंसान की उस गहरी मनोवैज्ञानिक लालसा को दिखाती है जहां हम किसी बड़े मकसद या समूह का हिस्सा बनने के लिए बेचैन रहते हैं। और यही समूह से जुड़ने की लालसा तब इतिहास बदलती है जब एक नेता इसे सही दिशा देता है। 1914 में अर्नेस्ट शैकल्टन के एंटार्क्टिका अभियान की कहानी को ही ले लीजिए। ये वो जहाज वाला अभियान था ना, जो बर्फ में फंस गया था? उनका इंड्योरेंस नाम का जहाज। उन्हें एक लंबी और जानलेवा यात्रा पर जाना था। उन्होंने इसके लिए लंदन के एक अखबार में विज्ञापन दिया। अब सोचिए, अगर कोई आम नेता होता तो वो सैलरी, सुविधाएं और उन्हें किस तरह के स्किल्स चाहिए इस पर बात करता। हाँ, नॉर्मल जॉब डिस्क्रिप्शन वैसे ही होता है। पर शैकल्टन ने अपने विज्ञापन में लिखा, खतरनाक यात्रा के लिए आदमी चाहिए, कम तनख्वाह, महीनों का अंधेरा और लगातार खतरा, सुरक्षित वापसी की संभावना कम है। वेट, उन्होंने प्रैक्टिकली ये बोल दिया कि शायद जिंदा वापस नहीं आओगे? एकदम यही बोला। और इस छोटी सी ईमानदार लाइन ने एक जादू सा काम किया। इसने उन सभी लोगों को फिल्टर कर दिया जो सिर्फ पैसे के लिए आना चाहते थे। इसने केवल उन लोगों को आकर्षित किया जो असल में इस कठिन संघर्ष और अन्वेषण के वाय में विश्वास रखते थे। और उस विश्वास का असर तब दिखा जब उनका जहाज बर्फ में बुरी तरह फंस गया और धीरे धीरे टूटकर डूब गया। सही बात है। ऐसी स्थिति में जहां खाना खत्म हो रहा हो और मौत सामने खड़ी हो, वहां आमतौर पर लोगों में विद्रोह हो जाता है। लेकिन उनकी टीम के लोग एक दूसरे पर और अपने नेता पर पूरा विश्वास करते थे। एक शेयर्ड बिलीफ था वहां, और इसी विश्वास की बदौलत वो सब के सब लगभग 2 साल तक बर्फ पर जिंदा रहे और वापस लौट के आए। ये सच में एक चमत्कार जैसा है। और ऐसा ही एक विश्वास का मुकाबला सैमुअल पियरपॉन्ट लैंगले और राइट ब्रदर्स के बीच भी देखने को मिला था। ये उड़ान यानी एविएशन के इतिहास का सबसे बड़ा सबक है, क्योंकि लैंगले के पास सरकार का बेपनाह पैसा था। उनकी टीम में देश के सबसे पढ़े लिखे और आला दर्जे के एक्सपर्ट्स थे। उन्हें अखबारों ने पहले से ही हीरो बना दिया था। लेकिन उनका वाय सिर्फ शोहरत और पैसा कमाना था। वही ना। और दूसरी तरफ राइट ब्रदर्स के पास न पैसा था, न कोई ऊंची इंजीनियरिंग की डिग्री। उनके पास बस एक साइकिल की दुकान थी और कुछ ऐसे सहयोगी थे जो उनके विश्वास को मानते थे। उनका वाय था कि ये उड़ने वाली मशीन बनने के बाद पूरी दुनिया बदल जाएगी। उन दोनों के काम करने के तरीके में वही विश्वास का अंतर साफ दिखता है। जब लैंगली की टीम अपने पर्सनल फायदे के लिए काम कर रही थी, तो थोड़ी सी नाकामयाबी के बाद जब अखबारों ने मजाक उड़ाया, लैंगली ने हार मान ली और प्रोजेक्ट बंद कर दिया। पर राइट ब्रदर्स की टीम तो हर रोज गिरती थी। हाँ, उनकी बनाई मशीन हर रोज टूटती थी, पर उनका वाय उन्हें हर अगले दिन एक नई कोशिश करने का हौसला देता था। उनकी आपस की दोस्ती और उस शेयर्ड मकसद ने उन्हें 1903 में दुनिया का पहला हवाई जहाज उड़ाने में मदद की। ये कहानी बताती है कि सिर्फ रिसोर्सेज होने से सफलता नहीं मिलती। कॉर्पोरेट कल्चर में भी ये बात उतनी ही सच है। जैसे गॉर्डन बिथ्यून ने जब कॉन्टिनेंटल एयरलाइंस ज्वाइन की, तो वहां की हालत पूरी तरह खराब थी। फ्लाइट हमेशा लेट होती थी और कर्मचारियों का मनोबल गिरा हुआ था। उन्होंने उस कल्चर को कैसे ठीक किया? एग्जीक्यूटिव फ्लोर के दरवाजे हमेशा लॉक्ड रहते थे और सिक्योरिटी गार्ड्स उनकी रक्षा करते थे। बिथ्यून ने आकर सबसे पहले उन दरवाजों को खुलवाया। उन्होंने एक नया नियम बनाया कि जब भी फ्लाइट समय पर पहुंचेगी, हर एक एम्प्लॉय को $65 का बोनस चेक मिलेगा। वाव! ये सिर्फ $65 की बात नहीं थी। उन्होंने लोगों को ये महसूस कराया कि सीईओ से लेकर बैगेज हैंडलर तक सब एक ही टीम का हिस्सा हैं। उन्होंने ट्रस्ट का एक सुरक्षित माहौल बनाया
और कॉन्टिनेंटल एयरलाइंस उस साल सबसे बेहतरीन पंक्चुअलिटी वाली एयरलाइन बन गई। इसके बिल्कुल विपरीत, जब कोई कंपनी अपने नए और बेहतरीन प्रोडक्ट को लोगों के सामने रखती है लेकिन अपना वाय नहीं समझा पाती, तो उसकी हालत टीवो जैसी होती है। टीवो, वो टीवी रिकॉर्डिंग वाला डब्बा। हाँ, टीवो के पास उस वक्त की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी थी। उन्होंने लाइव टीवी को पॉज करने और एड स्किप करने की तकनीक बनाई थी, पर उन्होंने एडवर्टाइजिंग में सिर्फ ये बताया कि उनका प्रोडक्ट क्या-क्या टेक्निकल चमत्कार करता है। उन्होंने इमोशन से नहीं जोड़ा। टीवो की कहानी इसलिए फेल हुई क्योंकि उन्होंने लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशंस को नजरअंदाज कर दिया। ये नियम बताता है कि किसी नए आविष्कार को मास मार्केट में तभी अपनाया जाता है जब वो पहले इनोवेटर्स और अर्ली अडॉप्टर्स का विश्वास जीते, जो उसमें बिलीव रखते हैं। बिल्कुल। और ये लोग किसी नई चीज को इसलिए नहीं अपनाते कि उसके फीचर्स अच्छे हैं, बल्कि इसलिए अपनाते हैं क्योंकि वो प्रोडक्ट उनके किसी विश्वास को पूरा करता है। टीवो ने लोगों को ये नहीं समझाया कि वो उनकी जिंदगी में किस तरह का कंट्रोल वापस ला रहे हैं। उन्होंने अपना वाई क्लियर नहीं किया। नियो कॉर्टेक्स फीचर्स पढ़ रहा था, पर लिम्बिक ब्रेन को इस ब्रांड से जुड़ने की कोई ठोस वजह नहीं मिल रही थी। ये ना ऐसी बात है जैसे उन 2 पत्थर तोड़ने वाले मजदूरों की कहानी, जो इस चर्चा को और क्लियर करती है। एक मजदूर तपती धूप में चिड़चिड़ा कर पसीना बहा रहा है। जब उससे पूछा जाता है कि वो क्या कर रहा है, तो वो झुंझुला कर कहता है, मैं बस एक दीवार बना रहा हूँ। और दूसरा मजदूर भी बिल्कुल वही थकान भरा काम कर रहा है, पर उसके चेहरे पर एक शांति है। जब उससे पूछा जाता है तो वो मुस्कुराकर कहता है, मैं एक विशाल कैथीड्रल, एक बड़ा सा गिरजाघर बना रहा हूँ। पहले वाले के पास सिर्फ एक काम है, यानी व्हाट, लेकिन दूसरे वाले के पास एक मकसद है। उसको अपना वाय पता है, इसीलिए उसकी मेहनत उसे थकाती नहीं, प्रेरित करती है। एक महान नेता या लीडर का काम हर नई और बेहतरीन खोज खुद करना नहीं होता। स्टीव जॉब्स ने अकेले बैठकर आईपॉड या आईफोन की कोडिंग नहीं की थी। सही बात है। एक महान लीडर का काम होता है अपने लोगों को एक सुरक्षित माहौल देना। जैसे सर्कस में ट्रेपीज आर्टिस्ट को पता होता है कि नीचे एक बड़ा सा नेट लगा है, इसलिए वो हवा में नए और खतरनाक ट्रिक्स करने का रिस्क लेता है। अगर नेट ना हो तो वो सिर्फ सुरक्षित और पुरानी ट्रिक्स ही करेगा। लीडर का काम वही नेट बनना और एक मकसद देना है। एकदम। ब्रिगेडियर जनरल लॉरी रॉबिन्सन की कहानी भी यही सिखाती है। वो एयरफोर्स में फाइटर पायलट्स के लिए वेपन्स कंट्रोलर का काम करती थी। उन्होंने अपने काम को सिर्फ रेडार देखने की टेक्निकल जॉब नहीं माना। उनका वाय था अपने जूनियर पायलट्स के लिए हवा में रास्ता साफ करना, ताकि वो बेखौफ होकर अपना बेस्ट दे सकें। इसीलिए वो इतनी सफल और सम्मानित लीडर बनी। इन सभी अंशों और नोट्स को देखने के बाद एक बड़ा निष्कर्ष निकलता है इस गहरी चर्चा में। लोग ये नहीं खरीदते कि कोई क्या करता है, बल्कि वो ये खरीदते हैं कि कोई वो काम क्यों करता है। इस चर्चा से एक बात साफ होती है कि ये सब सिर्फ बड़ी कंपनियों, सीईओज या पॉलिटिशियंस के लिए नहीं है। तो फिर किसके लिए? सबके लिए। चाहे किसी मंडे मॉर्निंग मीटिंग की तैयारी चल रही हो या किसी को अपने करियर की नई दिशा तय करनी हो। जब किसी इंसान को अपने काम का वाय समझ आ जाता है, तो वो जिंदगी में एक आम कमोडिटी बनने से बच जाता है। वो सस्ती कीमत या छोटी मोटी पर्क्स की थकाने वाली दौड़ से बाहर निकलकर सच्ची संतुष्टि पा सकता है। लेकिन इस विश्लेषण को समाप्त करते हुए एक बहुत गहरा और थोड़ा परेशान करने वाला ख्याल सामने आता है। ऐसा क्या? हमने ये ठीक से समझ लिया कि मानव दिमाग जैविक रूप से, यानी बायोलॉजिकली, वाय के आधार पर काम करता है। हमारे फैसले, विश्वास और लॉयल्टी लिम्बिक सिस्टम पर टिके हैं। हाँ, ये तो ठीक है। उसके पास नियोकॉर्टेक्स की तरह आंकड़े प्रोसेस करने की असीमित ताकत तो है, लेकिन उसके पास कोई लिम्बिक सिस्टम नहीं है। उसमें भावनाएं या खुद का कोई विश्वास नहीं है। ओह, ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला सवाल है। क्या भविष्य में ऐसी कोई एडवांस्ड एआई मशीन कभी इंसानों को वैसे प्रेरित कर पाएगी जैसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर या राइट ब्रदर्स ने किया था? वही ना, जब किसी सुपर कंप्यूटर के पास किसी उद्देश्य में विश्वास करने की क्षमता ही नहीं है, तो वो किसी इंसान के दिल में वो आग कैसे लगाएगी? ये तो सोचने वाली बात है। एक परफेक्ट एल्गोरिदम आंकड़े दिखाकर एक सस्ती गाड़ी तो खरीदवा सकता है, लेकिन एक मशीन किसी इंसान को कभी इस बात के लिए राजी नहीं कर पाएगी कि वो अपने शरीर पर जिंदगी भर के लिए किसी ब्रांड का टैटू बनवा ले। बिल्कुल, वहां आकर सारा लॉजिक और सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फेल हो जाएगा, क्योंकि इंस्पिरेशन हमेशा बायोलॉजी के उस हिस्से से आती है जहां वाय बसता है। एक बहुत ही गहरे और पावरफुल नोट पर हम इस विश्लेषण को यहीं रोकते हैं। आज के इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।